गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। यह बॉटनी फर्स्ट ईयर की क्लास है जिसमें हम आनुवांशिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। मेंडल के रूल्स पढ़ने के बाद में हमने मेंडल के अपवाद पढ़े थे, जिसमें कि हमने एलेलिक इंटरेक्शन एंड नॉन एलेलिक इंटरेक्शन पढ़ा था। एलेलिक इंटरेक्शन एंड नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। नॉन एलेलिक इंटरेक्शन पढ़ा। एलेलिक इंटरेक्शन मतलब एक जीन में पाए जाने वाले जब दो युग्म विकल्पी आपस में इंटरेक्शन करते हैं और उसका प्रभाव कुछ अलग होता है, वो इसमें हमने पढ़ा था। और इसमें हमने दो टाइप पढ़े, एक तो कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस का अपोजिट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस मेंडल के रूल्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो उसका अपवाद है, और एक को डोमिनेंस। ठीक है। और इसके अंदर हमने पढ़ा था मनुष्यों का ब्लड ग्रुप। ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कि जब डोमिनेंट कैरेक्टर वाला कोई लक्षण है वो अपना प्रभाव नहीं दे पा रहा है F1 जनरेशन में, तो इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमने दिया था मिराबिलिस जलापा जलकुंभी, जिसका फ्लावर जो रेड होता है एक का, और एक पेरेंट्स का जो फ्लावर है वो वाइट होते हैं। यदि हम उनको आपस में क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में जो मेंडल के अकॉर्डिंग तो रेड फ्लावर आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस अकॉर्डिंग यहाँ पर पिंक कलर, गुलाबी कलर के फ्लावर प्राप्त होते हैं। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। को डोमिनेंस का एग्जाम्पल हमने देखा था कि जो हमारा को डोमिनेंस में जो बुल है उसका कलर, और एक जैसे ब्लैक कलर है बुल, और गाय का कलर है, मतलब जो मवेशी हैं उनके कलर, तो वो दोनों इफेक्ट एक साथ डालते हैं। मतलब प्रोजेनी के अंदर ब्लैक कलर भी आता है और वाइट कलर भी आता है। इसका मतलब जो दोनों पेरेंट हैं वो दोनों ही प्रभावी हैं और दोनों साथ साथ आते हैं। दैट्स कॉल्ड सहप्रभाविता कोडोमिनेंस। ठीक है। इसके बाद में हमने नॉन एलेलिक इंटरेक्शन देखा था, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि एक जीन के ऊपर पाए जाने वाले एलील युग्म को कोई दूसरे जीन पर पाए जाने वाले युग्म विकल्पी उनको इंटरेक्ट करें, प्रभावित करें, इंटरेक्शन करें, तो ये हम इसमें नॉन एलेलिक इंटरेक्शन में कहते हैं। इसमें प्रभावित करने में क्या कहते हैं हम, कि जैसे कोई ए ब्लड ग्रुप वाला है, कोई बी ब्लड ग्रुप वाला है, और यदि किसी में ए और बी दोनों आ जाएं तो ये ए बी बन जाता है, और यदि दोनों ही जीन ना आए, दोनों ही प्रोटीन ना आए उसमें, तो वो ओ ब्लड ग्रुप बन जाता है। तो इस तरह से इसमें एक प्रभाव, ये दूसरा प्रभाव, लेकिन दोनों साथ आ जाएं तो ए बी तीसरा प्रभाव। यदि ये दोनों साथ ना आए, दोनों ही रिसेसिव कंडीशन में हो, तो फिर ये चौथा प्रभाव, ये ओ ब्लड ग्रुप। तो इस तरह का ये नॉन एलेलिक इंटरेक्शन है, मतलब एक जीन में नहीं पाए जाते ये युग्म, दूसरे जीन वाले युग्मों से आपस में इंटरेक्शन करते हैं और फिर एक नया प्रभाव देते हैं। हमारा नेक्स्ट जो इंटरेक्शन है वो है एपिस्टेसिस, प्रबलता, इसको कहते हैं एपिस्टेसिस, प्रबलता। कभी कभी अलग अलग लोकस पर स्थित दो स्वतंत्र जीन एक जीव में एक ही लक्षण को इस प्रकार प्रभावित करें कि एक जीन दूसरे जीन को प्रभाव को प्रभावित करता हो। मतलब हम क्या करें कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे दो जीन हों, ये दो जीन हैं, इनके ऊपर पाए जाने वाले लोकस, मतलब लोकस मीन्स ये एलील यहाँ मान लो प्रेजेंट है A1 A2, यहाँ पर B1 और B2, ये जीन
बी, ये जीन बी और ये जीन ए। ठीक है, तो दो जीनों पर पाए जाने वाले एलील लोकस प्रेजेंट हैं, यहाँ पर पाए जाने वाले एलील, यदि ये किसी एक दूसरे को इंटरेक्शन करें, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ये प्रबलता कहलाता है। ठीक है, प्रबलता मतलब कि यहाँ पर पाए जाने वाले जो दो जीन के ऊपर पाए जाने वाले जो जीन के युग्म विकल्पी हैं, एलील हैं, वो यदि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसके कैरेक्टर को प्रभावित करते हैं, तो हम इसे प्रबलता कहते हैं। ये एपिस्टेसिस कहलाता है। क्या कह रहे हैं हम इसमें कि यदि एक जीन पर पाए जाने वाला एलील किसी दूसरे जीन पर पाए जाने वाले एलील के लक्षण को यदि प्रभावित कर दे, तो दैट्स कॉल्ड एपिस्टेसिस या प्रबलता। ठीक है, अब यदि ये दो प्रकार का होता है, प्रबल कारक डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और दूसरा है हाइपोस्टेटिक एपिस्टेसिस। ठीक है, ये है प्रबल कारक और ये है एबल कारक। एबल कारक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस, हाइपोस्टेटिक एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस प्रबलता में क्या कह रहे हैं हम कि यदि एक जीन पर पाए जाने वाला कोई एलील किसी दूसरे जीन पर पाए जाने वाले एलील के लक्षणों को प्रभावित करे, तो दैट इज कॉल्ड प्रबलता एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस दो प्रकार की होती है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, दूसरा है हाइपोस्टेटिक एपिस्टेसिस। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मतलब है कि यदि एक जीन के ऊपर पाए जाने वाला एलील किसी दूसरे जीन पर पाए जाने वाले एलील के लक्षणों को यदि वो दबा दे, है ना, प्रेस कर दे, तो वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहलाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करें कि यदि ये जीन है और इस जीन का कैरेक्टर बी है, इस जीन का कैरेक्टर ए है, यदि ये इसको प्रभावित करते हैं, है ना, यदि इसको प्रभावित करते हैं, तो ये कहलाता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। और उसी तरह से हाइपोस्टेटिक एपिस्टेसिस, इसमें हम क्या कहेंगे कि जिस जीन का प्रदर्शन नहीं हो पाता है वो हाइपोस्टेटिक कहलाता है, हाइपोस्टेटिक एबल कारक। तो ये तो प्रबल कारक हो गया, इसने इसके ऊपर इफेक्ट डाला, तो ये तो हो गया प्रबल कारक, और इस पर इफेक्ट डला, इसका प्रभाव कम हो गया, ये हो गया एबल कारक। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीन के ऊपर पाए जाने वाला एलील किसी दूसरे जीन को इफेक्ट डालता है, किसी दूसरे जीन पर पाए जाने वाले एलील के कैरेक्टर को प्रभावित करता है, उसके कम कर देता है, तो वो जो कम करने वाला जो एलील है वो प्रबल कारक कहलाता है, और जो कम हो गया जिसका लक्षण वो एबल कारक कहलाता है। ठीक है, तो ये जो प्रबलता है वो दो प्रकार की होती है। यहाँ पर जो एलील का टाइप हम पढ़ रहे हैं कि ये जो एलील है जिसका प्रभाव होता है, जो प्रभावित करता है वो प्रबल कारक कहलाता है, और जो प्रभावित होता है वो हाइपोस्टेटिक कहलाता है। तो ये प्रबलता है दो प्रकार की होती है। यहाँ पर हम प्रभावी प्रबलता डोमिनेंट एपिस्टेसिस और डोमिनेंट या रिसेसिव एपिस्टेसिस, ये दो प्रकार से हम पढ़ेंगे इसको। रिसेसिव एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस।
तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, प्रभावी प्रबलता या अप्रभावी प्रबलता। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि प्रभावी प्रबलता, हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रभावी प्रबलता। प्रभावी प्रबलता इसमें क्या है कि इसमें समलक्षणी अनुपात, जो समलक्षणी अनुपात है, फिनोटिपिक जो कैरेक्टर है, फिनोटिपिक रेशियो है, वो 12:3:1 प्राप्त होता है। 12:3:1 प्रभावी प्रबलता में। और इसमें क्या है कि प्रभावी प्रबलता में कि एक जीन का प्रबल सदस्य दूसरे जीन के सदस्य को, लक्षण को छुपा लेता है। तो ये जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, कद्दू में फलों का रंग, एग्जाम्पल है इसका कद्दू में फलों का रंग। ठीक है, कद्दू में फलों का रंग, तो इसमें कद्दू के फलों का रंग सफ़ेद, पीला व हरा रंग प्रभावी प्रबलता का उदाहरण है। इसमें क्या है कि सफ़ेद, पीला व हरा रंग, ये हरा रंग जो हैं ये प्रभावी प्रबलता के उदाहरण हैं। तो इसमें जब वाई जीन होता है, यदि हम वाई जीन की बात करें, वाई यदि जीन है तो फलों का कलर पीला रंग का आता है, ये पीला रंग। यदि वाई जीन दोनों आते हैं तो यहाँ पर ये पीला रंग आता है। इसके बाद यदि स्मॉल वाई आता है तो ये हरा रंग होता है। उसके बाद जब डब्लू आता है तो वो सफ़ेद रंग आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके यदि जीन प्रारूप हों तो यहाँ पर W और Y, W एंड Y हों। यहाँ पर W कैपिटल है, W कैपिटल है, Y कैपिटल है। ठीक है, तो WY एवं WY होने पर सफ़ेद रंग आता है। समझ रहे हैं? यहाँ पर वाइट W है जो वाइट का था, इंडिकेशन देता था, लेकिन यहाँ पर Y दोनों यदि कैपिटल हैं तब भी यहाँ सफ़ेद रंग आता है, और यहाँ पर एक या Y वाला स्मॉल है तब भी यहाँ पर सफ़ेद रंग आता है। तो इसका मतलब कि जो वाइट है वो येलो के ऊपर डोमिनेंट है, यहाँ पर ये प्रभावी प्रबलता शो कर रहा है। यहाँ पर यदि ये है, जहाँ पर ये है वहाँ पर ये सफ़ेद रंग देगा, जहाँ पर ये है वो सफ़ेद रंग देगा, और जहाँ पर ये कैपिटल है और इसके साथ में तब तो ये ही सफ़ेद रंग होगा, लेकिन यदि ये कैपिटल है तो पीला रंग देगा, और यदि ये दोनों रिसेसिव फॉर्म में हैं तो फिर ये हरा रंग देगा। तो उसके बाद में W और Y, जैसे स्मॉल W हो और कैपिटल Y हो तो ये पीला रंग आएगा। ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल Y हो और स्मॉल W हो, स्मॉल Y हो तो ये आएगा हरा रंग। ठीक, तो हम इसका क्रॉसिंग करवाते हैं। सफ़ेद कलर वाले कद्दू और हरा रंग वाले कद्दू। सफ़ेद रंग वाले मतलब W एंड Y। यहाँ पर हरा रंग है तो W स्मॉल Y। ठीक है, कैपिटल W कैपिटल Y यदि दोनों हैं सफ़ेद रंग आ रहा है, इसका मतलब ये जो W है वो इसके प्रभाव को रोक रहा है, इसलिए ये प्रभावी प्रबलता शो कर रहा है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इसका क्रॉसिंग करवाते हैं, तो यहाँ पर प्रोजेनी के अंदर ये W
स्मॉल w कैपिटल Y एंड स्मॉल y। और यदि हम इसका युग्मक निर्माण करें तो युग्मक निर्माण में कैपिटल W कैपिटल Y कैपिटल W स्मॉल y स्मॉल w कैपिटल Y और स्मॉल w और स्मॉल y। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 युग्मक आ गए और उसके बाद इधर के दोनों, क्योंकि यहाँ पर हम सेल्फिंग करवाते हैं, सेल्फिंग मतलब उसी का उसी से क्रॉसिंग। तो यहाँ पर सेल्फिंग कराने से हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये W ये कैपिटल W स्मॉल y और ये स्मॉल w और कैपिटल Y और स्मॉल w और स्मॉल y। ठीक, तो यहाँ पर ये कैपिटल W और कैपिटल Y, यहाँ पर ये कैपिटल W और कैपिटल W और कैपिटल Y, कैपिटल W दोनों और Y एंड स्मॉल y। यहाँ पर कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y और इस कैपिटल Y। यहाँ पर कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, इसके बाद ये आ गए 9, मतलब हम यदि ये देखें तो W W Y और Y। इसके बाद ये भी देख लें हम W W Y स्मॉल y कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल दोनों स्मॉल y। इसके बाद यहाँ पर कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y कैपिटल Y, ये कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल w कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल w कैपिटल Y और स्मॉल y। यहाँ पर कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल दोनों स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y और ये सारे स्मॉल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कैपिटल W हो, जहाँ पर भी कैपिटल W है वो सारे एक प्रकार के लक्षण देंगे। तो ये सारे जो हैं और ये हैं 9 ये हो गए। इसके अलावा एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये जो है 9 + 3 = 12, ये 12 आ गया हमारा, जिसमें कि सफ़ेद रंग होगा, सफ़ेद रंग। ठीक है, इसके बाद में हमारा सफ़ेद रंग कोई नहीं होगा। इसके बाद एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये हैं जिसमें कि इसमें जो है वो है 3 बराबर पीला रंग, पीला रंग। और उसके बाद हमारा तीसरा है, ये लास्ट है, एक जो सिंगल है, 1 बराबर हरा रंग, हरा रंग। तो यहाँ पर जो हमारा रेशियो प्राप्त हुआ वो हमें वापस से मिल गया 12, 3 and 1। डोमिनेंट एपिस्टेसिस फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि जहाँ पर कैपिटल W आता है वहाँ पर चाहे कैपिटल Y आए और ना आए, कलर हमेशा वाइट होता है। ठीक है, इसका मतलब एक जीन के ऊपर पाए जाने वाले सफ़ेद के लक्षण कैपिटल W किसी दूसरे जीन पर पाए जाने वाले Y
या फिर स्मॉल वाई, जिनके कैरेक्टर्स को वो प्रभावित करता है। प्रभावित करने के बाद में जो प्रभावी जीन है, प्रभावी एलील है, वो W है, जो अपने ही प्रभाव को दर्शाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब डबल डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर F1 जनरेशन में ये प्रोजेनी बनती है जिसका कलर सफ़ेद होगा। ये सफ़ेद हो गया। ये सफ़ेद होने के बाद इसके जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ, सेल्फिंग कराते हैं हम, सेल्फिंग कराने से इसके ये गैमेट फॉर्मेशन हुआ। ये गैमेट फॉर्मेशन से हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो इसमें W है, इसलिए वाइट, ये वाइट, ये वाइट, ये वाइट। यहाँ पर चाहे कैपिटल Y है सब में, लेकिन फिर भी ये वाइट कलर दे रहा है, जबकि ये पीला कलर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पीला और वाइट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर केवल वाइट कलर शो होता है। इसलिए ये 3 और ये तो 9 हो गए टोटल, 10, 11 और 12, ये सब में कैपिटल W है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर वाइट कलर देता है। और यहाँ पर स्मॉल W है, इसलिए ये रिसेसिव फॉर्म में हो गया। रिसेसिव फॉर्म में होने से Y ने अपने लक्षण दिए और यहाँ पर ये येलो कलर हो गया। और यहाँ पर दोनों ने रिसेसिव फॉर्म में है तो इसलिए ये हरा रंग प्रकट हुआ। तो मेंडल के अकॉर्डिंग तो ये रेशियो था जो कि हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब डाई हाइब्रिड जो क्रॉस है उसमें अकॉर्डिंग टू मेंडल 9, 3, 3 and 1 रेशियो होना चाहिए था, जो कि कन्वर्ट होके एपिस्टेसिस में, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में 12, 3, 1 रेशियो हो गया। मतलब 9 और 3 12 और 3 1 ये रेशियो बन गया डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अतः यहाँ पर जो इसका फिनोटाइपिक रेशियो था वो हो गया 12, 3, 1। एक बार दोबारा समझेंगे प्रबलता को। प्रबलता क्या है? जीन में पाए जाने वाले वो एलील जो किसी दूसरे जीन पर पाए जाने वाले एलील के प्रभाव को कम करते हैं या उसको रूपांतरित करते हैं, वे प्रभावी इस प्रकार के लक्षण को प्रभाविकता, प्रबलता कहते हैं, एपिस्टेसिस कहते हैं। एपिस्टेसिस 2 प्रकार की होती है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस। जो जिस जीन के अंदर पाए जाने वाले एलील जिसके द्वारा किसी दूसरे जीन के एलील को प्रभावित किया गया, मतलब उसके प्रभाव को कम कर दिया गया, तो वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस प्रभावी कारक कहलाता है। और जब जिसका प्रभाव कम हुआ वो एबल कारक कहलाता है। ठीक है, प्रबल कारक और एबल कारक कहलाता है। मतलब जिस एलील ने किसी दूसरे जीन में पाए जाने वाले एलील के लक्षण को दबा दिया, प्रेस कर दिया, सप्रेस कर दिया, तो ये कहलाता है प्रबल कारक। और जिसका कैरेक्टर, जिसके लक्षण सप्रेस हो गए वो कहलाते हैं एबल कारक। अतः प्रबलता है, एपिस्टेसिस है, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है जहाँ पर आ जाए वो अपने जो कैरेक्टर हैं, अपने जो लक्षण हैं वो प्रकट करता है, चाहे वो समयुग्मजी कंडीशन में हो, चाहे वो विषमयुग्मजी कंडीशन में हो, और चाहे कोई अदर जीन प्रभावी हो उसके सामने, तब भी वो अपने लक्षण प्रकट करता है। मतलब वो किसी की बात ना माने, है ना। प्रबलता, डोमिनेंट प्रबलता मतलब किसी की बात नहीं सुनना। बिल्कुल यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर वो प्रभावी फॉर्म में होता है, जहाँ पर वो कैपिटल फॉर्म में होता है, कहीं भी हो वो केवल अपने लक्षण प्रकट करता है। और यदि वो रिसेसिव कंडीशन में आता है तब कहीं जाके किसी दूसरे के लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये प्रभावी प्रबलता कहलाती है। इसके बाद में हम देखते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस अप्रभावी प्रबल जीन का अप्रभावी एलील दूसरे सामान्य जीन के प्रभाव को विकसित नहीं होने देता है। इसमें हम क्या कहें कि जैसे मान लो कि कोई अप्रभावी रिसेसिव कंडीशन है और वो किसी के कैरेक्टर को प्रभावित कर रहा है, तो यह अप्रभावी प्रबलता कहलाती है। इसमें क्या है कि हम कह रहे हैं कि अगोटी कलर है, एक काला है, एक एल्बिनो कलर है। काला और सफ़ेद, कोई काला कलर है इसका, कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं चूहों में त्वचा का रंग।
चूहों में जो त्वचा का रंग है वो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर किसका एग्जाम्पल लिया था हमने? यहाँ पर कद्दू में फलों का रंग, यहाँ पर लिया था हमने कद्दू में फलों का रंग, कद्दू में फलों का रंग। और यहाँ पर ले रहे हैं हम चूहे में त्वचा का रंग। तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर है, एक काला कलर का चूहा है और एक सफ़ेद कलर का चूहा है। ठीक है, काला कलर का चूहा है, एक सफ़ेद कलर का चूहा है। तो काला कलर का है जिसमें हम कह रहे हैं कि C और A हो। और यहाँ पर है C और A, ये है सफ़ेद कलर का। जब ये कैपिटल C होता है तब तो ये ब्लैक होता है, और ये कैपिटल A होता है तो ये सफ़ेद होता है। अब हम कह रहे हैं कि जहाँ पर रिसेसिव पेरेंट्स, जहाँ पर रिसेसिव जो है, रिसेसिव एपिस्टेसिस में जहाँ पर A आए तो वो अपना कलर देगा, अपना प्रभाव देगा। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर भी कैपिटल A होगा वो अपना प्रभाव देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका युग्म विकल्प C एंड A हो गया, यहाँ पर इसका C एंड A हो गया। दोनों को क्रॉस करवाया तो यहाँ पर C और A एंड A आ गया, और इसका कलर क्या हो गया? दोनों ही कंडीशन में ये आ गया एगोटी कलर। अगोटी कलर, ठीक है, अगोटी कलर आ गया। तो यहाँ पर ये तीसरा कलर प्रकट हो गया। काला था, सफ़ेद था, लेकिन जब हाइब्रिड कंडीशन में आते हैं तो ये अगोती कलर आ जाता है इसका। तो वापस से हम इसको देखते हैं कि इसका क्रॉसिंग करवा के इसकी यदि हम क्रॉसिंग करवाएं तो हमने देखा C एंड C और A है, ये है एगोती कलर, अगोती कलर। जबकि C और A है वो है ब्लैक कलर, काला। और जबकि C स्मॉल है और ये है सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद कलर हो गया। अब यदि हम इसको क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये इसके युग्म विकल्पी को क्या बन जाएंगे? C और A बन जाएगा, C और A बन जाएगा, फिर दूसरा C और A बन जाएगा, और C और A बन जाएगा। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही नया हाइब्रिड चेकर बोर्ड विधि द्वारा करते हैं। तो CA और CA बन जाएगा। इसके बाद हम इसको क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर C और A हो गया, यहाँ पर C और A हो गया, यहाँ पर C कैपिटल C स्मॉल c और दोनों कैपिटल A हो गए। यहाँ पर कैपिटल C स्मॉल c और कैपिटल A और स्मॉल a हो गया। इसके बाद में कैपिटल C और कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल C स्मॉल a, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल स्मॉल a और स्मॉल a, दोनों स्मॉल हो गए। इसके बाद में कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल A, दोनों कैपिटल A, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल A स्मॉल a, फिर दोनों स्मॉल a स्मॉल c और दोनों कैपिटल A। इसके बाद में स्मॉल c और एक A कैपिटल एंड एक A स्मॉल। उसके बाद में C कैपिटल स्मॉल c
इसके बाद कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल सी, स्मॉल ए। इसके बाद में दोनों स्मॉल सी, एक कैपिटल ए और एक ए, फिर सारे स्मॉल। अब हम देखते हैं कि जहाँ पर ए पाया जाता है, जहाँ पर ए पाया जाता है, कैपिटल ए जहाँ पर है वो सारे हो जाएंगे काला कलर, जो सफ़ेद कलर के। जहाँ पर सी और ए है, ठीक है, एल्बिनो या एल्बिनो कलर आएगा। एल्बिनो मतलब सफ़ेद कलर आ जाएगा, सफ़ेद कलर एल्बिनो। तो जहाँ पर कैपिटल ए है और रिसेसिव फॉर्म है, जहाँ पर कैपिटल ए है 1 2 3 और 4, ये हो गए चारों सफ़ेद, 4 बराबर सफ़ेद। इसके बाद में हम देखें जैसे ये हैं 9, जिसमें कैपिटल सी भी है, कैपिटल ए भी है, कैपिटल सी भी है, कैपिटल ए भी है। तो कैपिटल सी और कैपिटल ए आता है तो अगोती कलर होता है। तो यहाँ पर ये 9 बराबर अगोती, ठीक है। इसके बाद 3 बच गए, 1 2 और ये 3। इसमें सी कैपिटल, इसका मतलब ये काला कलर है। तो यहाँ पर 3 हैं, वो हो गए काला। तो ये अनुपात क्या आ गया, 9 3 और 4, क्योंकि 4 है जो वाइट कलर है, इसलिए लास्ट में लिखा हमने। तो यहाँ पर रेशियो, जो नॉर्मल रेशियो होता है, वो रेशियो क्या था, 9 3 3 और 1। तो ये दोनों कंबाइंड हो गए और ये बन गया 4। तो इसलिए हम इसमें कहते हैं कि जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो अपनी प्रभाविकता शो कर रहा है, अतः ये रिसेसिव एपिस्टेसिस कहलाता है। तो एपिस्टेसिस हमने पढ़ा, एपिस्टेसिस के ये 2 एग्जाम्पल हैं, एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस, एक रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो डोमिनेंट में क्या है कि जो एलील जहाँ पर प्रेजेंट होता है वो वहाँ पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दर्शाता है, अतः वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहलाता है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था कद्दू का रंग। तो कद्दू के रंग में हमने देखा था कि जो सफ़ेद रंग है वो वाइट से शो करता है, और जो हरा रंग है जो दोनों के स्मॉल होने से स्मॉल वाई से स्मॉल डब्ल्यू से शो करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वाई का कलर कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा, जबकि वाई का कलर येलो होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इसके कलर को डोमिनेंट कर रहा है, अतः ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहलाती है, ठीक है। इसको समझने का यही तरीका है कि यहाँ पर डब्ल्यू का कलर वाइट आना चाहिए, लेकिन यहाँ वाई का कलर कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। तो यहाँ पर ये सफ़ेद प्राप्त होता है, इसलिए क्योंकि वाई का कैरेक्टर प्रकट नहीं होने देता, वाई के कैरेक्टर को छुपा देता है। तो यहाँ पर प्रबल कारक है वो डब्ल्यू है, और जो एबल कारक है वो है वाई। तो यदि ये दोनों ही रिसेसिव कंडीशन में होते हैं तो कलर होता है हरा, जो कद्दू का कलर है वो हरा हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके जो कैरेक्टर देखे, इनके बाद में इसका सेल्फिंग करवाई तो इसका गैमेट फॉर्मेशन हुआ। गैमेट फॉर्मेशन के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये 9 और ये 1 2 और 3, इनमें सब में कैपिटल डब्ल्यू है। जहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू है वो सफ़ेद रंग हो गए, सफ़ेद रंग के कद्दू आ गए। तो यहाँ पर 9 और 3 12 जो हैं वो सफ़ेद रंग के कद्दू हो गए, और बचे जो ये कैपिटल वाई तीनों में है कैपिटल वाई, तो इसलिए ये येलो कलर के पीले रंग के कद्दू हो गए, और दोनों ही रिसेसिव कंडीशन में वो एक प्रकार का कद्दू है। इस तरह से ये हमारा 16 का जो नॉर्मल रेशियो 9 3 3 1 रेशियो होता है वो इस डोमिनेंट एपिस्टेसिस में 12 3 1 रेशियो हो गया, ठीक है। 12:3:1 ये आ गया हमारा डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशियो। अब यदि हम इसमें रिसेसिव एपिस्टेसिस में देखते हैं तो ये चूहे के जो त्वचा का रंग है उस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो चूहों में क्या होता है कि ये जैसे C एंड AA, तो यहाँ पर जो C है वो काला कलर प्रकट करता है और जो A है वो सफ़ेद कलर प्रकट करता है, लेकिन यदि ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो ये अगोती कलर प्रकट करते हैं,
ठीक है, अगोती कलर प्रकट करते हैं। तो ये एल्बिनो जो कलर है, वाइट कलर को एल्बिनो कलर भी कहते हैं। तो जहाँ पर रिसेसिव पेरेंट्स है, ये रिसेसिव पेरेंट्स है हमारा, तो जहाँ पर कैपिटल ए आता है तो ये अपना प्रभाव है वो शो करता है, अपना प्रभाव शो करता है। तो यहाँ पर देखो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, और ये ऑलरेडी यहाँ पर ये सफ़ेद रंग है, स्मॉल सी ये एल्बिनो हो गया, तो ये तीनों एल्बिनो हो गए। तो अतः यहाँ पर ये 4 सफ़ेद रंग 4 एल्बिनो हो गए। और ये 9 के अंदर दोनों हाइब्रिड कंडीशन में है, अतः ये अगोती कलर हो गया, 9 का अगोती कलर आ गया। और ये 3 के अंदर केवल कैपिटल सी है, कैपिटल सी मीन्स काला, ब्लैक हो गया। तो ये 4 प्रकार के हमारे, ये 3 प्रकार के हमारे काले कलर के जो चूहे हैं, काले रंग की त्वचा वाले, वो हमें प्राप्त हुए। तो इसका रेशियो 9:3:4 आ गया। अतः इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर यदि डोमिनेंट एपिस्टेसिस की बात करते हैं हम, तो जो आगे वाले डोमिनेंट, देखो एक तो सामान्य जो है, सामान्य रेशियो है जो डाई हाइब्रिड में, वो है 9, 3, 3 और 1, ठीक है। और ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस का जो रेशियो है वो है 12, 3 और 1। और ये रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो है वो है 9, 3 और 4। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर तो ये मिलके और ये बनाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि ये मिलके और ये बनाते हैं 4। जो नॉर्मल 9:3:1 का रेशियो है जिसमें डोमिनेंट एपिस्टेसिस होती है, तो जो डोमिनेंट पेरेंट्स हैं, डोमिनेंट जो प्रोजनी हैं, वो सारी मिलके और एक बना देती हैं, एक कलर बना देती हैं 12। और 3 और 1 अलग डिफरेंट फिनोटिपिक रेशियो होता है। लेकिन यदि यही रिसेसिव एपिस्टेसिस में होता है, तो रिसेसिव एपिस्टेसिस में 3 और 1 जो रिसेसिव पेरेंट से प्राप्त हो रहे थे, ये 3, 1, 4 हो जाते हैं, ये 4 हो जाते हैं। अतः ये 9:3:4 रेशियो प्राप्त होता है हमें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस दोनों प्रबलता के एक टाइप्स हैं, दोनों टाइप्स हैं, जिसमें कि प्रबलता क्या है कि किसी जीन में पाए जाने वाले एलील का आपस में इंटरेक्शन है। हमने पहले एलिलिक इंटरेक्शन पढ़ा, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन पढ़ा, उसके बाद एपिस्टेसिस पढ़ा। मतलब एक जीन में पाए जाने वाले एलील्स आपस में यदि इंटरेक्ट करते हैं तो वो एलिलिक इंटरेक्शन कहलाता है। इसके हमने एग्जाम्पल लिए थे कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और दूसरा है कोडोमिनेंस, ये इसके अंडर में आते हैं। फिर तीसरा हमने लिया था जो हमारे ब्लड ग्रुप है, वो है कि जिसमें नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, जिसमें कि 2 डिफरेंट जीन हैं, यदि वो एक जीन आता है तो एक कैरेक्टर प्रकट होता है, एक जीन का युग्म आता है तो दूसरा कैरेक्टर प्रकट होता है। लेकिन यदि दोनों आते हैं तो इसका मतलब तीसरा कैरेक्टर प्रकट होता है, और दोनों ही नहीं आते तो चौथा कैरेक्टर प्रकट होता है। तो वो हमारे ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने एपिस्टेसिस प्रबलता पढ़ा कि ये भी एक जीन इंटरेक्शन ही है, जिसमें हम देखते हैं कि दो जो जीन हैं उन पर पाए जाने वाले जो लोकस हैं, उनमें जो एलील हैं वो एक दूसरे के लक्षणों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रभावित करते हैं तो कम और ज़्यादा करते हैं। तो यदि वो प्रभावित करते हैं तो वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और यदि वो प्रभावित होते हैं तो रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस में हमने कद्दू के रंग का देखा कि यहाँ पर देखो वाई अपना कलर रखते हुए भी अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर रहा, इसलिए डब्लू जहाँ होता है वहाँ पर वो डोमिनेंट होता है, और डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहलाती है जहाँ पर इसका रेशियो 9 और 3 को जोड़कर 12 हो जाता है, 12, 3, 1 हो जाता है। जबकि रिसेसिव में क्या है कि यही जो रिसेसिव पेरेंट्स है वो अपने प्रभाव शो करता है। तो वो जो लास्ट वाला 1 और 3 रेशियो नॉर्मल रेशियो में से 9:3:1 में से, तो वो दोनों जुड़ जाते हैं। तो इसका रिसेसिव एपिस्टेसिस में हमें रेशियो प्राप्त होता है 9:3:4। तो इस तरह से ये मेंडल के अपवाद में गिना जाता है, जिसमें हमने एपिस्टेसिस पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री जीन
होते हैं और सम हैं डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म के भी हम पढ़ेंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल्स और उसके बाद में हमारी आ जाएगी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को प्रकट करते हैं, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स इनहेरिटेंस। तो उसके बाद में हम पहले कम्प्लीमेंट्री जीन पढ़ेंगे और फिर जो इनहेरिटेंस है मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ेंगे और फिर हमारा एडिटिव जीन इफेक्ट पढ़ेंगे। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन पढ़ेंगे। थैंक यू।